हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जो कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम आने वाला है और इसमें इकोनॉमिक्स अब ज़्यादा पूछा जाता है। इस समय जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टैटिक पार्ट से भी रिलेटेड होती हैं, तो वो सब करेंगे। इसके अलावा बजट वगैरह हम कर चुके हैं, बजट यूपी का भी और केंद्र वाला बजट भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये है इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 और इसमें धीरे धीरे आगे के वीडियोस में जो यूपी पीसीएस मेंस में जीएस 3 वाला सेक्शन है जिसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसके भी टॉपिक आगे के किसी वीडियोस में कवर किए जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है यहाँ से, और ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में और आरओ एआरओ वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे, और जो यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ से जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसकी टेस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो वो सब देखेंगे यहाँ पर। समस्त जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका सम्मिलित रूप अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहलाता है। जो आर्थिक क्रिया होगी उसको सारी आर्थिक क्रियाओं को अगर मिला दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था बनती है, इकोनॉमी बनती है। और उसी इकोनॉमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स एक तरह का अध्ययन होता है अगर स्टेटमेंट में लिख दिया जाए तो। जैसे कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें ये जो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। जैसे प्राथमिक में कौन सी होती है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, कि मतलब एकदम कृषि जैसा शब्द नहीं रहता है उसमें, कोई ऐसा डीप में पूछ लिया गया कि ये प्राथमिक में आएगा या द्वितीयक में या तृतीयक में, या निम्न में से कौन सा द्वितीयक में नहीं है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक में नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो मिलके जो है इकोनॉमी बनाती हैं। तो प्राथमिक एक्टिविटी में देखेंगे तो इसमें कृषि आता है, पशुपालन आता है, डेयरी आता है, वानिकी भी इसी में आता है। अगर वानिकी देखिए, वानिकी भी इसी में आएगा, मत्स्य पालन भी इसी में आता है और खनन भी इसी में आता है। तो ये सब प्राथमिक कैटेगरीज हैं, कृषि, पशुपालन, डेयरी, वानिकी, मत्स्य और खनन। इसके अलावा द्वितीयक में क्या आएगा, तो विनिर्माण आएगा, खाद्य प्रसंस्करण आएगा। मतलब खेती तो हो गई प्राथमिक में, लेकिन उसको प्रोसेस करके जो फूड बनाया जाता है वो खाद्य प्रसंस्करण द्वितीयक में आता है। फिर भवन निर्माण, विद्युत भी इसी में आता है, कपड़ा निर्माण भी द्वितीयक में आता है, हस्तकला द्वितीयक में आता है, बिजली, गैस और जल आपूर्ति ये भी द्वितीयक में आता है। तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा, बिजली, गैस, जल आपूर्ति जो है द्वितीयक क्षेत्र में है। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन आएगा, सभी सेवाएं आ जाती हैं, जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, भंडारण जो स्टोरेज वगैरह होते हैं, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार, पर्यटन, होटल, खुदरा बिक्री यानी जो रिटेल मार्केटिंग होती है इसमें, जैसे हम लोग दुकान से जो सामान लेते हैं वो सब जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा किस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैक्रो में इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि, इसको कहते हैं व्यष्टि। समष्टि में होता है किसी देश या फिर किसी राज्य यानी बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमी की गणना की जाती है, किसी देश की इकोनॉमी या किसी राज्य की इकोनॉमी इसके अंतर्गत आती है। और माइक्रो में किसी परिवार की, किसी कंपनी की, किसी फार्म की, ऐसे मतलब छोटे लेवल पे जो इकोनॉमी होती है, हमारी पर्सनल इकोनॉमी, एक स्टूडेंट की इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो उसमें जो है ये माइक्रो हो गई, छोटी हो गई, और मैक्रो बड़ी इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जो किसी देश के द्वारा जिसका पालन किया जाता है। किस तरह की अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ भारत में, तो मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी के भी गुण हैं। पूंजीवादी में जो होता है वो निजी स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है पूरी तरह से, जैसे यूएसए और ब्रिटेन में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही पालन करते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सब चीज़ें सरकार के पास हैं, राज्य का नियंत्रण है, तो वो हो गया जैसे रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी टाइप की है। और हमारी जो है मिश्रित है, इसमें पूंजीवादी के भी गुण हैं और समाजवादी के। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ कंपनियाँ प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, कुछ सरकारी चला रहा है, दोनों अपने क्षेत्र में आगे जा रही हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आगे जा रही है, तो उसी तरह से सेल, ये सभी जो कंपनियां हैं सेल वगैरह, ये भी सब आगे जा रही हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित है।
नेक्स्ट बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी क्या होता है। तो आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध जहाँ पर हो कि आराम से आयात निर्यात किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, तो इसी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो है हमने आयात निर्यात पर बहुत कम प्रतिबंध लगाए, बिल्कुल मतलब छूट दे दी कि हम कहीं से भी आयात निर्यात कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भारत है, यहाँ पे ओपन इकोनॉमी है। नेक्स्ट जो है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पर पूर्ण प्रतिबंधित आयात निर्यात हो। अब लगभग पूरे विश्व के लगभग सभी देश जो है ओपन इकोनॉमी का पालन करते हैं, मतलब सब लोग ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी भी उत्तर कोरिया को माना जाता है कि इसकी क्लोज इकोनॉमी है। यहाँ पर मतलब किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं किया जाता है, तो ये पूर्ण प्रतिबंधित आयात निर्यात वाली इकोनॉमी है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक की वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इन्होंने ये लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये मार्शल की पुस्तक है। अब ये पूछा जा सकता है कि मैच करिए। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये सैमुअल्सन की है पुस्तक। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन। नेक्स्ट यहाँ पर मुद्रा अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन किसको कहा जाता है, जब जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम किया जाता है, तब उसको मुद्रा अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहा जाता है। जैसे डॉलर के मुकाबले हम अपने पैसे को अपने रुपए को कमज़ोर कर दें। और ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है ऐसा करने का, तो उद्देश्य होता है निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। हमारे यहाँ जैसे कोई भी चीज़, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमें अपने यहाँ से ही अगर यहीं पे बेच देंगे हम उस चीज़ को, तो हमें कम पैसा मिलेगा, और अगर उसको बाहर बेचेंगे तो हमें उसका मतलब ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इसी लालच को देने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो वो बाहर जाए, और क्योंकि यही जो है, अगर निर्यात ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, हमारे पास जो है विदेशी करेंसी ज़्यादा आती है। तो इसी के लिए हम अपने पैसे की वैल्यू को हमेशा घटा के रखते हैं, मतलब ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू ना बढ़ जाए। और इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि एकदम रुपए का वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाए तब भी वो दिक्कत है, लेकिन जो है रुपए की वैल्यू ख़त्म होगी तभी महंगाई आ जाएगी। लेकिन निर्यात को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा किया जाता है, डिवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पहले किया जा चुका है। कब 1946 में, 1966 में, 1991 में हमने अपने रुपए की वैल्यू को कम किया था। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य बस इतना होता है कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जब जानबूझ के किया जाएगा तभी इसको डिवैल्यूएशन कहा जाएगा, मुद्रा अवमूल्यन तभी कहा जाएगा जब हमारे फ़ायदे के लिए हम ऐसा करेंगे, ये नहीं कि अपने आप ही हो गया। और पूछा जा सकता है ये कब हुआ, 46, 66 और 1991 में। विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, तो किसी प्रचलित मुद्रा के बदले कोई नई मुद्रा ले आना। जैसे 2016 में अभी हुआ था, वो तो सबने देखा कि जो 500,000 के नोट थे वो हटा के उसकी जगह पे 2000 के नोट ऐसे आए थे। तो ये जो है कब हुआ है विमुद्रीकरण, 1978 में हुआ है, और भी 8 नवंबर 2016 को भी हुआ था। और 1978 में 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे, याद रखिएगा, और यहाँ पर जो है 500,000 के नोट बंद हुए थे। तो ये हो गया डिमोनेटाइजेशन, और ये था डिवैल्यूएशन। कभी कभी जो है देवनागरी में भी इसको लिख दिया जाता है, डिवैल्यूएशन, जब कठिन बनाना होता है पेपर। अब हॉट मनी क्या होता है कि जिस मुद्रा में पलायन या फिर परिवर्तनीयता का गुण अधिक होता है उसको हॉट मनी कहा जाता है। जैसे कि डॉलर जो है ये हॉट मनी होगा, इसमें जो है पलायन का गुण होता है, मतलब रुपए, डॉलर को सब लोग चाहते हैं कि डॉलर उनके पास रहे, और डॉलर के बदले आप कुछ भी उनका रुपया ले लीजिए, कोई भी मुद्रा ले लीजिए, लेकिन डॉलर की वैल्यू आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें परिवर्तनीयता भी सबसे ज़्यादा होती है, पलायन की प्रवृत्ति भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हॉट मनी कहा जाता है, मतलब अच्छा पैसा। उसके बाद हार्ड मनी क्या होता है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जैसे डॉलर, यूरो, इनको प्राप्त करना कठिन हो गया, तो यही जो है हार्ड मनी भी कहलाते हैं, जिनको प्राप्त करना कठिन होता है। सॉफ्ट मनी क्या है, जिसको प्राप्त करना आसान होता है, जैसे कि पाकिस्तानी रुपया हो गया या फिर नेपाल की मुद्रा हो गई, तो इन सबको प्राप्त करना आसान होता है, इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इनको सॉफ्ट मनी कहा जाता है। फिर गरीबी कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की मूलतः गरीबी होती है। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तब उसका आंसर जो है 3 उसमें लिखा गया था आयोग में, लेकिन उसका जो जब आंसर की का सुधार किया जाता है तो वो आयोग के द्वारा दिखाई नहीं जाती है, इसलिए जो है हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या सही है, लेकिन सही यही 2 होता है। 2 तरह की गरीबी होती है, मूलतः सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव यानी सापेक्ष पॉवर्टी क्या होती है, इसमें विभिन्न आय वर्ग के बीच में असमानता को कहा जाता है, मतलब विभिन्न जो आय वर्ग हैं उनमें अगर असमानता हो जाए तो इससे सापेक्ष गरीबी का जन्म होता है। यानी अगर मैं गरीब हूँ, कोई बहुत अमीर है, तो मेरे और उसके बीच में, चाहे मेरे पास खाने पहनने को सब कुछ हो, लेकिन जो है मैं उसके कंपेरिजन में गरीब हूँ,
तो हमारे इंडिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि कोई एक तबका बहुत गरीब है, कोई एक तबका बहुत अमीर है, तो इसको सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव गरीबी कहा जाएगा। इसको मापने की दो विधियाँ होती है, एक होती है लॉरेंस वक्र, दूसरा होता है गिनी गुणांक। अब ये लॉरेंस वक्र क्या है, ये बना हुआ है, इसमें जो है वक्र ए जो है, ये वक्र, ये जो पूरा बना हुआ है ये वक्र ए है, इसका क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, ये चीज़ जितना बढ़ेगा, आय की असमानता जो है उतनी ही बढ़ेगी। अगर ये वक्र यहाँ से ऐसे हो गया, तब जो है आय की असमानता और ज़्यादा है, कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, इस तरह हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये जो है एकदम सीधा हो जाएगा, मतलब ओ बी हो जाए ऐसे, मतलब वहाँ पर ये समता रेखा कहलाएगी। ओ बी क्या है, समता रेखा। अगर ये वक्र सीधा हो जाए बिल्कुल, तो सबके पास समान पैसा है, कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है किसी से। तो ये ओबी को जितना, मतलब ये वक्र जितना सही रहेगा, जितना सीधा रहेगा, उतना अच्छा है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, वहाँ पे गरीबी नहीं रहेगी, मतलब ये वाली रिलेटिव पॉवर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्र डिसाइड करता है, अगर इसका एरिया बढ़ता है तो मतलब जो है असमानता बढ़ रही है। इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि लॉरेंस वक्र में अगर वक्र का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो क्या होगा, तो फिर उसकी मतलब असमानता बढ़ेगी, लोगों के बीच में अंतर बढ़ेगा। फिर ये गिनी गुणांक क्या होता है, तो ये गिनी गुणांक को जी से डिनोट करते हैं, ये A/OCB होता है। यहाँ पर A क्या चीज़ है, तो A यही क्षेत्रफल है, OCB क्या है, तो OCB ये वाला जो है ये है। उसके बाद इसमें जो है अगर G जो का वैल्यू जो है, इसमें जब यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा तो G की वैल्यू अगर 0 हो जाती है मान लीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय समान है। अगर G की वैल्यू 1 हो जाती है तो एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय है। इसको कैसे देखेंगे, जी की वैल्यू 0 कब आएगी, जी की वैल्यू आएगी जब ए 0 हो जाएगा, ए का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये सीधी रेखा हो गई तो ए का जो है क्षेत्रफल 0 हो गया, अपॉन OC भी लिखा जाएगा। तो ये अगर 0 को किसी चीज़ से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आएगा, तो 0 हो गया, मतलब सभी व्यक्ति की आय समान है। यहाँ पर ए सीधा था इसीलिए इसकी वैल्यू 0 रखी गई थी। अब यहीं पर अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए ए जो है ये पूरा ये जो कर्व है ये पूरा कवर कर ले, तो ये ए की वैल्यू भी OCB के बराबर हो जाएगी। तो OCB अपॉन OCB, इसका जो दोनों का क्षेत्रफल है, इस कर्व का क्षेत्रफल और इसका पूरे का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा ये, और जी ये 1/1 हो जाएगा। ये ऊपर नीचे जब सेम ही चीज़ रहेगी तो कट के 1 ही आएगा। तो इस तरह से जो है जी की वैल्यू 0 रहने पर समान आए, जी की वैल्यू 1 रहने पर एक ही व्यक्ति को पूरी आए। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गई सापेक्ष। अब ये है निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पर गरीबी रेखा के आधार पर ये निकलती है निरपेक्ष गरीबी। और विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा की जो सीमा है कि $2.15 पर डे जो खर्च कर ले सकता है वो जो है गरीबी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे कम जो खर्च करता है वो जो है गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। पहले जो है ये चेंज होता रहता है अक्सर, ये विश्व बैंक वाला। इसके अलावा भारत में गरीबी का जो इतिहास रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा बनाई थी, मतलब गरीबी की गणना की थी। किस आधार पर, न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सबसे पहले गरीबी की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था कि 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो है उस वर्ष थी, 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति। लेकिन जब एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है तो 16 से 35 नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होता है 20 रुपये पर वर्ष, मतलब वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी। उस टाइम पे बहुत कम थी क्योंकि ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, तो हमारी जो है इनकम बहुत कम थी, तो हमारा योगदान भी कम था इकोनॉमी में। तो 20 रुपये पर वर्ष जो है, पर ईयर जो है उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी के अनुसार ये थी प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद 1938 में कभी कभी ये जो सब लिखा गया है, समितियां वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसको अरेंज करने को भी दे दिया जाता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आई थी और इसके अनुसार 15 से 20 रुपये पर मंथ जो है ये वार्षिक आय इन्होंने बताई थी। राष्ट्रीय योजना समिति ने 15 से 20 रुपये पर मंथ। फिर बॉम्बे प्लान जो है ये 1944 में आया था, इनके अनुसार 75 रुपये पर मंथ इन्होंने बताया था, जो 75 रुपये पर मंथ इनका जो एस्टिमेट था वो था। अब कब आया था ये जरूर याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान से पूछा जा चुका है कि कब आया था, 1944 में। फिर नीलकांत दांडेकर और BM रथ समिति ये 1971 में आई थी। आधार वर्ष इन्होंने जो रखा था 1960-61 को आधार बनाया था, उसी आधार पर इन्होंने निकाला था। अब इसी में पूछा जाता है कि सबसे पहले उपभोग के आधार पर किस समिति ने जो है गरीबी की गणना की थी, तो नीलकांत दांडेकर समिति और BM रथ समिति ने ही की थी उपभोग के आधार पर गरीबी की गणना। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण और शहरी दोनों में जो है 2250 कैलोरी पर डे जो कंज्यूम करता है वो गरीब नहीं है, उससे कम जो कंज्यूम करता है वो गरीब है। कितने आप बताया था, 2250, और ग्रामीण और शहरी के लिए दोनों के लिए सेम रखा था इन्होंने। फिर वाई की अलग समिति बनी 1979 में, जिन्होंने अपना आधार वर्ष बनाया 1973-74 को। अभी हाल में ये अलग जी का निधन हुआ था, इसलिए ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया था 79 में बनी थी, ये वाली 71 में बनी थी। वाई की अलग समिति ने कहा था कि 2400 कैलोरी पर डे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
और 2100 कैलोरी पर डे शहरी क्षेत्रों के लिए। तो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मैंने देखा था कि निम्न में से किस समिति ने ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग उपभोग की सीमाएं बताई थी सबसे पहले। तो ये वाई की अलग समिति ने दोनों के लिए अलग अलग बताया, 2400 और 2100। नेक्स्ट है यहाँ पर लकड़ावाला समिति 1989 में आई थी। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य में अलग गरीबी की सीमा थी और मूल्य के आधार पर इन्होंने गरीबी की डिसाइड की थी। लकड़ावाला समिति ने जो है कंज्यूम के आधार, मतलब कितना उपभोग किया जा रहा है उस आधार पर नहीं बताया था, इन्होंने मूल्य के आधार पर गरीबी की रेखा की सीमा बनाई थी और इन्होंने 29 प्रकार की गरीबी रेखा सीमा बनाई थी। लकड़ावाला समिति ने 29 प्रकार की गरीबी रेखा की सीमा बनाई थी। कब रिपोर्ट सौंपी थी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 1993 में। आगे है सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 वाली, और ये जो है मासिक व्यय के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी थी और कई सारे आधार वर्ष भी इन्होंने बनाए थे कई उसके हिसाब से। तो ये जो 2004 वाला जो 4-5 वाला आधार वर्ष था उसके अनुसार ये है ग्रामीण के लिए 446 रुपये 68 पैसे ये जो है पर मंथ इन्होंने बताया था और शहरी क्षेत्रों के लिए 578 रुपये पर मंथ। तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने ये वाला जो है ये 2004-5 का आधार वर्ष है। एक 9 से 12 वाला जो 9 वाला जो जब सौंपा था उस टाइम पे भी इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई थी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मानी नहीं गई, लेकिन ये बस जान लीजिए कि इनकी जो समिति बनी थी 2004 में बनी थी और इन्होंने कहा था 2011-12 में गरीबी का स्तर 29.5% जो है बढ़ा है। तो इनका जो गरीबी रेखा की मतलब परसेंटेज था 29.5 था। ये भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, बस ये चीज़ याद रखिए। इन्होंने जो समिति बनाई थी, गठित हुई थी 2004 में, रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में और ग्रामीण शहरी के लिए अलग अलग इन्होंने जो व्यय के आधार पर जो है सब चीज़ डिसाइड की थी। गरीबी की रेखा की सीमा व्यय के आधार पर डिसाइड की थी। नेक्स्ट जो है सी रंगराजन समिति 2012 में गठित हुई थी और रिपोर्ट सौंपी थी 2014 में। मासिक व्यय के आधार पर ये भी समिति बनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने 972 रुपये पर मंथ कहा था और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये पर मंथ कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है और ये याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये पर मंथ और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये पर मंथ इन्होंने बताया था। तो ये समितियाँ हैं गरीबी से रिलेटेड, और ये वीडियो पसंद आया हो आपको, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जो यूपी पीसीएस आरओ आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। यूपी पीसीएस मेंस का भी आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, तो जिसको आप जो कि मेंस तक चलेगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको डिटेल उसकी मिल जाएगी अगर आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।